सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास के ऑनलाइन वीडियो के अंतर्गत हम आज इटली का एकीकरण के दूसरे वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे। यह है बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र का हमारा सिलेबस का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने इटली के एकीकरण में बाधक तत्व, एकीकरण में सहायक तत्व, इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इटली के एकीकरण के प्रथम चरण में ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध हुआ 1859 ईस्वी में। सार्डिनिया का साथ इस युद्ध में फ्रांस ने दिया। फलस्वरूप सार्डिनिया और फ्रांस ने मिलकर के ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया। सार्डिनिया और फ्रांस का पलड़ा इतना भारी था कि ऐसा लगा कि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का एक प्रकार से अंत हो जाएगा और दोनों की सेनाएं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक पहुंच जाएगी। मगर इसी समय फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की विराम संधि कर ली 11 जुलाई 1859 को। फ्रांस ये नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया पूर्ण रूपेण शक्तिहीन हो जाए और उसकी सीमा पर सार्डिनिया ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तो एक प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहता था। इस विला फ्रैंका की संधि से सार्डिनिया को बड़ा आघात लगा, क्योंकि बिना पूछे फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से संधि कर ली थी। कावूर तो ये चाहता था कि इसी दौरान सार्डिनिया की सेनाएं वियना तक जा पहुँचे, मगर विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया का सम्राट था वो जल्दबाजी करने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि ऑस्ट्रिया भी पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुआ है और यदि वह फ्रांस की मर्ज़ी के बिना ऑस्ट्रिया से युद्ध छेड़ेगा तो हो सकता है फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ दे दे। अतः सार्डिनिया ने भी युद्ध विराम कर दिया, भले ही इसके विरोध में कावूर ने अपना पद छोड़ दिया। कुछ समय बाद सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के साथ ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि कर दी गई। विला फ्रैंका की संधि में लोम्बार्डी का प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के पास था वो सार्डिनिया को देने का निश्चय किया गया था और वेनेशिया का जो प्रदेश था वो ऑस्ट्रिया के पास ही रहेगा। तो ज्यूरिख की संधि के द्वारा सार्डिनिया को लोम्बार्डी पर विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। तो इटली के एकीकरण के प्रथम चरण में सार्डिनिया को लोम्बार्डी का प्रदेश प्राप्त हुआ। इटली के एकीकरण के दूसरे चरण में सार्डिनिया में परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना, पियाकेंजा जैसे राज्य प्राप्त हुए। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध के दौरान इटली में राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम पर जा पहुंची और इटली के अन्य छोटे छोटे मध्य इटली के जो राज्य थे, परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना, रोमाग्ना इत्यादि से जनता ने वहाँ के शासकों को निकाल दिया और वहाँ अस्थायी सरकारों का गठन कर लिया। इन राज्यों ने सार्डिनिया में मिलने की इच्छा व्यक्त की। सार्डिनिया
भी अंदर ही अंदर ऐसा चाहता था कि मध्य इटली के राज्य उसमें विलीन हो जाए, मगर उसे अन्य यूरोपीय राज्यों की प्रतिक्रिया का डर था। इसलिए सार्डिनिया ने सबसे पहले फ्रांस को नीस और सेवाई के प्रदेश देने का वादा करते हुए उसे अपनी ओर मिलाया कि वह मध्य इटली के राज्यों को सार्डिनिया में मिलाए जाने पर आपत्ति नहीं करेगा। दूसरी ओर इंग्लैंड इस समय हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रहा था और उसने घोषणा की कि इटली वासियों को अपने मामले स्वयं तय करने का अधिकार है। दूसरी ओर मार्च 1860 में मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह करवाया गया और नीस व सेवाई में भी जनमत संग्रह करवाया गया। मध्य इटली के इन राज्यों परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलाग्ना और पियोकेंजा ने सार्डिनिया में मिलने के पक्ष में मत दिया और नीस व सेवाई ने फ्रांस में मिलने का मत दिया। अतः मध्य इटली के राज्य सार्डिनिया में मिला लिए गए और नीस व सेवाई फ्रांस को दे दिए गए। नीस गैरिबाल्डी की जन्मभूमि थी, अतः काउर की काफ़ी आलोचना हुई कि उसने नीस और सेवाई फ्रांस को सौंप दिए हैं। गैरिबाल्डी ने तो काउर की आलोचना करते हुए कहा था, तुमने मुझे अपने ही मातृभूमि में विदेशी बना दिया है। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण के दूसरे चरण में सार्डिनिया में परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलाग्ना, पियाकेंजा जैसे राज्यों का विलय हुआ। अब इटली के एकीकरण में नेपल, सिसिली, वेनेशिया व रोम का मिलना बाकी था। तो एकीकरण के तृतीय चरण में नेपल्स व सिसिली का विलय सार्डिनिया में होकर के एक प्रकार से इटली का राज्य बन जाता है तृतीय चरण के तहत। 1859 में नेपल्स व सिसिली के शासक फर्डिनेंड की मृत्यु के बाद फ्रांसिस द्वितीय वहाँ का शासक बना। उसने शासन सुधारों द्वारा जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया, मगर जनता उससे असंतुष्ट बनी रही। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध के दौरान और मध्य इटली के राज्यों में विद्रोह का प्रभाव नेपल्स व सिसिली पर भी पड़ा और इस समय मेजिनी ने अपने कुछ साथियों को नेपल्स व सिसिली में विद्रोह करने के लिए भेजा ताकि वे वहाँ की जनता को जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके उन्हें एक इटली बनाने के लिए प्रेरित कर सके। काउर भी गुप्त रूप से नेपल्स व सिसिली के विद्रोहियों को मदद कर रहा था। 11 मई 1860 को गैरिबाल्डी अपने 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवक रेड शर्ट्स के साथ सिसिली द्वीप के पश्चिमी किनारे मार्सला पर पहुंच गया और इंग्लैंड की सहायता से उसने सिसिली में प्रवेश किया। 15 मई को उसने नेपल्स की सेनाओं को परास्त किया और जून के अंत तक उसने सिसिली पर अधिकार करके गैरिबाल्डी ने स्वयं को वहाँ का अधिनायक घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी ने, जिसका कि फ़ोटो मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही गैरिबाल्डी की। अगस्त 1860 में नेपल्स पर आक्रमण किया उसने। नेपल्स की जनता और असंतुष्ट सैनिकों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया। नेपल्स के शासक फ्रांसिस द्वितीय ने गैरिबाल्डी को रोकने का प्रयास किया, मगर वह असफल हुआ और नेपल्स छोड़कर भाग गया। नेपल्स के लोगों ने गैरिबाल्डी का स्वागत किया। गैरिबाल्डी ने स्वयं को नेपल्स का अधिनायक घोषित कर दिया 18 अगस्त 1860 में।
तो इस प्रकार गैरिबाल्डी ने 1860 में ही सिसिली और नेपल्स को एक प्रकार से ऑस्ट्रियन समर्थित शासकों से मुक्त कर दिया। इधर काउर ने रोम को छोड़कर पोप के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी इस समय रोम पर भी अधिकार करना चाहता था, मगर नेपल्स की सेनाएं उसका विरोध कर रही थी, वह आगे नहीं बढ़ सका। काउर ने इस अवसर का लाभ उठाया और इटली की संसद में निर्णय करवाया कि नेपल्स, सिसिली व पोप के जीते हुए प्रदेशों में जनमत संग्रह करवाया जाए, जिसमें जनता ने नेपल्स, सिसिली और पोप के प्रदेशों की जनता ने इटली में मिलने का निर्णय किया। इसी समय विक्टर एमेनुअल और गैरिबाल्डी की टियानो नामक स्थान पर भेंट हुई। गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को इटली का शासक स्वीकार करके अपनी समस्त सेना व अधिकार उसको समर्पित कर दिए। नेपल्स के राजमहल में विक्टर एमेनुअल को संयुक्त इटली का शासक घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। जब विक्टर एमेनुअल ने गैरिबाल्डी को पुरस्कार और सम्मान देने का प्रस्ताव रखा तो गैरिबाल्डी के प्रसिद्ध शब्द थे, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे और किसी पुरस्कार की चाहत नहीं है। तो इटली के एकीकरण के तीसरे चरण में गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 18 फरवरी 1861 को ट्यूरिन में इटली की प्रथम संसद की बैठक में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को विधिवत रूप से इटली का शासक स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार सार्डिनिया का राज्य जो है वो इटली के राज्य में परिवर्तित हो गया 1861 में एकीकरण के तीसरे चरण के पूर्ण होने के बाद। इटली के एकीकरण के चौथे चरण में उसे प्रसा का साथ मिला। 1867 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली व प्रसा के मध्य एक संधि हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य युद्ध होने पर इटली ने प्रसा का साथ देना स्वीकार किया और बदले में उसे वेनेशिया देने का वचन दिया गया। जब ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध चल रहा था, जून 1867 में इटली ने वेनेशिया पर आक्रमण किया। यद्यपि वह ऑस्ट्रिया से हार गया था, मगर प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और उसके साथ प्राग की संधि 1867 ईस्वी में की। इस प्राग की संधि द्वारा इटली को वेनेशिया प्राप्त हुआ और जनमत संग्रह करके वेनेशिया का विलय इटली में कर दिया गया। इस प्रकार चौथे चरण में इटली को वेनेशिया प्राप्त हुआ। अब केवल रोम ही इटली से बाहर था, जिसके लिए इटली अवसर की ताक में था। यह अवसर भी प्रसा द्वारा उसे जल्द ही उपलब्ध करवाया गया। जब 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेनाएं वापस बुलाई। रोम की रक्षा उस समय फ्रांस की सेनाएं करती थी। तब इटली ने अवसर पाकर के रोम पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया और 2 जून 1871 को विक्टर एमेनुअल ने रोम में प्रवेश किया। इस प्रकार 1871 में रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण में असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मैज़िनी के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काउर की कूटनीति व विक्टर इमैनुअल द्वितीय की समझदारी व समर्पण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मोटे रूप में हम देखें, इटली भूमध्य सागर में स्थित एक पैर की संरचना के रूप में स्थित देश था, जिसके एक ओर फ्रांस, एक ओर ऑस्ट्रिया, एक ओर प्रसा, स्विट्ज़रलैंड इत्यादि उसके पड़ोसी देश थे। भूमध्य सागर में एक प्रकार से एक पैर की संरचना के रूप में निकला हुआ लंबा सा उसकी भौगोलिक स्थिति थी। वियना कांग्रेस के द्वारा मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, चाहता था कि इटली विभाजित ही रहे ताकि ऑस्ट्रिया का स्वार्थ पूरा होता रहे और उसकी सीमा पर कोई शक्तिशाली राज्य खड़ा नहीं हो।
मगर किसी भी राज्य को लंबे समय तक विदेशी शासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इस सिद्धांत के तहत इटली में भी राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ा। वहाँ के देशभक्तों और सार्डिनिया के शासक की एक प्रकार से कहें समझदारी या दृढ़ निश्चय इत्यादि ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इटली के एकीकरण का जो नेतृत्व है वो सार्डिनिया नामक राज्य ने किया। वहाँ का शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय था और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कावूर था, जिसने अपनी कूटनीति के द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस को अपने पक्ष में किया और उसने ऑस्ट्रिया को एक प्रकार से परास्त किया फ्रांस का सहयोग लेकर के। मेजीनी ने अपने युवा इटली दल के द्वारा वहाँ राजनीतिक और राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की। गेरिबाल्डी ने अपने लाल शर्ट्स रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों की सहायता से नेपल्स और सिसिली पर अधिकार करके उन्हें इटली को सौंपा। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण 5 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में उसे लोम्बार्डी मिला, दूसरे चरण में उसे मध्य इटली के राज्य परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना, पियोकेंजा इत्यादि प्राप्त हुए। तीसरे चरण में इटली के अंतर्गत सिसिली व नेपल्स का विलय किया गया। चौथे चरण में वेनेशिया और पांचवें चरण में रोम इटली को प्राप्त हुआ और रोम के प्राप्त होते ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।